मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। सो वी आर बैक अगेन विद द मोस्ट प्रॉमिस्ड वीडियो सीरीज। आज हम आपके सामने आए हैं आपकी प्रॉमिस वीडियो सीरीज के साथ, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन वीडियोस, ताकि MNS21 हमारे ऐसे MNS एस्पिरेंट्स जो अपने MNS21 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। We will definitely try to cover the complete syllabus for the preparation of MNS21. But before proceeding, I want to give you some of the information. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and don't forget to hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. इसके साथ ही साथ अगर आप एक MNS एस्पिरेंट हैं और 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होगा, उसमें क्या आपको मिलेंगे, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, ये बता देती हूँ। देयर यू विल गेट 2 to 3 hours live classes from Monday to Saturday and Sundays are allotted for the test series. संडे को टेस्ट हमने रखा है, मंडे टू सैटरडे 2 से 3 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। यू विल गेट PDF नोट्स देयर, आपको वहाँ पे PDF नोट्स मिलते हैं। साथ ही साथ यू आर हैविंग अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज। दीज आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू विल ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्सेज। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के क्या फ़ायदा है, वहाँ भी क्लासेस हैं, यहाँ भी क्लासेस हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है? दोज क्लासेस आर लाइव क्लासेस और वहाँ पे आप हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, डाउट्स रेज कर सकते हैं और आपको उनका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ वी आर एक्सप्लेनिंग, बट यहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन, आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग एंड यू पीपल आर शेयरिंग योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, बट दैट इज़ नॉट द इनफ वे टू लर्न आउट थिंक क्लियरली। ये एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का अच्छा तरीका नहीं है। तो आप चाहें हमारी लाइव क्लासेस को, ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बता दूं कि ऑनलाइन कोर्सेज में अभी क्या चल रहा है। एनिमल किंगडम इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड एंड वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल प्रिपोजिशन, वी हैव कंप्लीटेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस ऑन अदर सोशल मीडिया सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक। चाहें ज्वाइन करें, वी आर वेटिंग फॉर यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड don't forget to share your valuable comments because each and every comment is equally valuable and we are waiting for you in the comment section. चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी मैंने, वहाँ पर एक्चुअली एक वो वोट मांगे थे आपसे कि विच यूनिट यू ऑल आर वांटिंग मी टू स्टार्ट, कौन सी यूनिट स्टार्ट करूँ, और ऑप्शंस दिए थे मैंने साइटोलॉजी और टैक्सोनॉमी। बहुत सारे वोट्स जो हमें मिले वो ये कहते थे कि हमें टैक्सोनॉमी स्टार्ट करना चाहिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टार्ट करते हैं। अब व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट डू यू नो बाय द टर्म टैक्सोनॉमी, और इससे आपके क्या क्या इसमें आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और NCERT में वो किस नाम से आपको मिलेगा। टैक्सोनॉमी इज द यूनिट विच इज रिप्रेजेंटिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने वाली ये यूनिट है। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी NCERT के चैप्टर्स हैं आपको वो सारे कवर करने हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके NCERT में मिल जाएगा, प्लांट किंगडम आपके NCERT में मिल जाएगा, साथ ही साथ एनिमल किंगडम भी आपकी NCERT में आपको मिलेगा। तो दीज आर द 3 चैप्टर्स विच आर मेंशन्ड इन योर NCERT एंड यू हैव टू कवर दीज 3 चैप्टर्स। नाउ most of the students are asking me that our NCERT is enough for the preparation of MNS21 or we should refer some other books also. So I want to tell you that your NCERTs are like Bible, गीता और कुरान फॉर यू पीपल। NCERT आपकी गीता, बाइबल, कुरान के जैसे हैं और आपको इन्हें फॉलो कर जाना है, डाइजेस्ट करके अपने ब्लड में एसिमिलेट करा लेना है, अपनी आत्मा में बसा लेना है।
इसके अलावा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर समथिंग मोर, अगर आप उसके आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ABC बायोलॉजी ABC आती है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी कुछ आप स्टेट बोर्ड से रिलेटेड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, जो कि पहले चला करती थी। हालांकि आज तो हर एक स्टेट इज फॉलोइंग NCERT, मोस्टली एवरी स्टेट इज फॉलोइंग NCERT, लेकिन अगर स्टेट बुक्स कुछ डिफरेंट होती थी तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम NCERT। बट फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू विद योर NCERTs, आपको अपनी NCERTs बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो व्हाट शुड दे डू, कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा कैसे प्रिपेयर करें कि MNS भी क्लियर कर ले। तो दे आर हैविंग MNS एज एन ऑप्शन। उसके लिए उन्हें क्या करना है, इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट, मीन्स इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट लाइक यू आर गुड एट योर एकेडमिक्स, आप अपनी एकेडमिक्स में अच्छे हैं, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर MNS, आप MNS की प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें क्राइटेरिया चेंज है, उसको आपको समझना होगा। नीट में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट्स इट। लेकिन आपका जो MNS है वो उससे ज़्यादा डिमांड करता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही, साथ ही साथ आपको इंग्लिश और आपका जो GK का पोर्शन है, जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है, ये भी कवर करना पड़ता है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन MNS बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नीट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल। आपको इन टॉपिक्स पे, इन पोर्शंस पे भी फोकस करना है। इनके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो आपकी साइंस का पोर्शन तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आपका इंग्लिश और जो आपका जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है ये थोड़ा बहुत लैक करता है। इसके लिए आप अगर आप डेली 1 से 2 घंटे, 1 घंटा इसको भी देते हो कि डेली आप एक स्टैटिक GK का टॉपिक कवर करो और डेली एक टॉपिक प्रैक्टिस कर लो, कुछ 10-15 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रैक्टिस कर रहे हो डेली और एक स्टैटिक GK का टॉपिक डेली लर्न कर रहे हो, कवर कर रहे हो, तो दैट इज इनफ। आप बहुत अच्छे से MNS का एग्जाम नीट के साथ साथ प्रिपेयर करते हुए क्वालिफाई कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं अब किसकी, क्लासिफिकेशन की, यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेटा दैट डिनोट्स क्लासिफिकेशन। ये क्या डिनोट करती है, क्लासिफिकेशन को। अब टैक्सोनॉमी अगर क्लासिफिकेशन को डिनोट कर रही है तो व्हाट इज द नीड ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी की नीड क्या है, टैक्सोनॉमी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, there are a huge number of species, बहुत सारी स्पीशीज पाई जा रही हैं, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज एंड वी आर अनेबल टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। इतनी ज़्यादा स्पीशीज हैं कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। सो दिस इज द रीज़न दैट वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। ये रीज़न है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन से क्या होता है, क्लासिफिकेशन की मदद से आप कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज कर लेते हो उन ऑर्गेनिजम्स को विच आर हैविंग सिमिलर फीचर्स। सो क्लासिफिकेशन की मदद से आपने कैटेगराइजेशन किया, कैटेगरीज में बांटा, और कैटेगरीज में कैसे बांटा, आपने कुछ बेसिस बना लिए। You have included some characters in your basis and on the basis of those characters you are grouping the organisms। आप उन character के basis पे organism को की grouping करते हो कि like if this character is common in these animals, in these organisms, so they are in a separate group, and if some organisms are having different types of characteristics, so they are kept in a separate group। इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करते हो। क्लासिफिकेशन की मदद से आपकी स्टडी काफ़ी आसान बन जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ पाते हो। ये नीड थी क्लासिफिकेशन की। एट दैट टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारी डिस्कवरीज होने लगी, तरह तरीके की स्पीशीज खोजी जाने लगी, और ये हुआ कि अब इनके बारे में पढ़ना डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा गया, और जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया। इसके साथ ही साथ टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। एक क्लासिफिकेशन की जो स्टडी होती है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं।
साथ ही साथ टैक्सोनॉमी में जो हर एक छोटा स्मॉल बेसिस जो टैक्सोनॉमी की यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीशीज। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कौन सी है? स्पीशीज। तो आप चाहें हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, ताकि एक जब भी आप पढ़ें, जब भी कुछ भी पढ़ें, वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो लेक्चर से अलग कहीं पढ़ रहे हैं, हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखिए, पेपर पेन रखिए, ताकि आप अपने खुद के नोट्स बनाते चलें। भले ही उन्हें सजाइए मत, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में मत बनाइए, लेकिन नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एंड में जब आप रिविजन कर रहे होते हैं आपको आपके यही नोट्स काम आते हैं। दे प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। तो नोट्स बनाते चलिए। हम बात कर रहे थे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। बहुत ध्यान रखनी है आपको ये लाइन। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और इसके बाद हायर यूनिट्स आती चली जाती हैं। तो स्पीशीज हो गई, स्पीशीज के बाद कोई और यूनिट आएगी, इसके बाद कोई और यूनिट आएगी, कोई और यूनिट। तो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सन। क्या कहते हैं? टैक्सन कहते हैं। टैक्सा लिखा होगा, ठीक है, टैक्सन टैक्सा लिखा होता है, यानी टैक्सोनॉमी से ही बने हैं टैक्सन या टैक्सा, यानी हर एक यूनिट को आप टैक्सन या फिर टैक्सा कहते हो। तो सबसे जो छोटी, विच इज द स्मॉलेस्ट टैक्सा, विच इज द स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज स्पीशीज। क्या है? स्पीशीज। तो टैक्सन लिखा हो, टैक्सा लिखा हो, क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा गया हो, दीज आर जस्ट लाइक सिनोनिम्स, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद ये बात हो गई कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई। अब बात करते हैं कि जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट। Aristotle was the first scientist or you can say Aristotle was the first individual to give the classification on some scientific basis. Aristotle ने पहला अटेम्प्ट किया था. I am not saying that his concept is the most acceptable concept in the field of taxonomy. No, but Aristotle was the first to attempt the classification on some scientific basis. एरिस्टोटल ने क्या था, जो भी उनका टैक्सोनॉमी का जो भी रहा उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया कि कुछ साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का या चीज़ों का किया जाए. ध्यान रखेंगे आप ये लाइन कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट करने वाले थे साइंटिफिक बेसिस पे वो कौन थे, एरिस्टोटल सर थे. इसके बाद एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी. फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, हमारे एरिस्टोटल सर. ये आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल सर. ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. अब फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, देन हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस. तो ये जो 3-4 टर्म्स अभी आपको बताए, 3-4 वन लाइनर्स एज इट इज, अगर आप अवेयर हैं पेपर पैटर्न के, बायोलॉजी सेक्शन के या साइंस सेक्शन के आपके एमएनएस के, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट वन लाइनर्स आ जाते हैं. आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठाए रखनी है कि फादर ऑफ zoology is Aristotle, father of botany is Theophrastus, and who is the first person to give the classification on some scientific basis, that is Aristotle, and which is the smallest unit of classification, that is species. 5 questions आज हमने ये डिस्कस कर लिए. इसके बाद अब क्या हुआ, अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन के सिस्टम आने लगे. अलग अलग आने लगे कि कोई दो आपके डोमेन सिस्टम आया कि पूरे क्लासिफिकेशन को डोमेन्स में डिवाइड करके हम बांट कर रहे हैं. इसके बाद आपके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया. बट दीज ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. उनमें भी कुछ ड्रॉबैक रहे, मतलब एक्सेप्टेबल थे उस टाइम, लेकिन इतने नहीं. वो सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स के साथ थे, पूरी तरीके से एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर पाए. फिर हमारा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, मोस्ट एक्सेप्टेबल रहा, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय R.H. Whittaker.
आपको ये याद रखना है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड दैट इज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, आर.एच. विटेकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, और आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये बात कर ली। अब अगर आर.एच. विटेकर से ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है तो उन्होंने कौन कौन से किंगडम्स को इंक्लूड किया था, तो ही हैज डिवाइडेड द लिविंग बर्ड्स इनटू 5 किंगडम्स, और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, मोनेरा आपको पहले लिखा हुआ मिलेगा, प्रोटिस्टा बाद में लिखा हुआ मिलेगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, चौथा आया प्लांटी, एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि दिया था आर.एच. विटेकर सर ने, और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, 5 किंगडम सिस्टम थे। एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि आर.एच. विटेकर सर ने कौन सा किंगडम पहली बार इंक्लूड किया था अपने क्लासिफिकेशन में, तो किंगडम फंजाई was introduced for the first time by Sir R.H. Whittaker for the classification. किंगडम फंजाई को उन्होंने सबसे पहली बार दिया, और क्लासिफिकेशन में फंजाई का यूज सबसे पहले किसने किया, आर.एच. विटेकर सर ने। इन्होंने पूरे फंजाई को उठा के एक अलग किंगडम बना दिया। ठीक है, अब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, अब हमने ये कहा था पहले कि कुछ बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन किस चीज़ों पे बेसिस था, इनका क्लासिफिकेशन कई सारी चीज़ों पर बेस बनाकर किया गया था, चाहे सेल स्ट्रक्चर हो, चाहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, चाहे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका बेस बनाकर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अब 5 किंगडम सिस्टम आ गया, कौन कौन से किंगडम्स थे वो भी आ गए, किसने दिया वो भी आ गया। अब डिस्कस करते हैं कि जो 5 किंगडम्स हैं ये किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि अगली बार जो हमारा अगला एक्सप्लेनेशन वीडियो हो उसमें हम हर एक किंगडम को उठाकर उनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकें। आज हम पढ़ते हैं कि जो 5 किंगडम्स हैं इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा में रखे गए हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में कौन है, प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में रखे गए हैं प्रोकैरियोट्स। इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में रखे हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर फंजाई की बात करें तो फंजाई पूरा अलग किंगडम है। प्लांटी की बात करें तो प्लांट्स आ गए इनमें, और एनिमेलिया की बात करें तो सारे एनिमल्स इसमें इंक्लूड कर लिए गए। यानी मोनेरा किंगडम, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। किस किंगडम के अंडर रख दिया गया, किंगडम मोनेरा में रखा गया। और ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर केप्ट अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। सारे किस में आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। These are the 5 kingdoms of the 5 kingdom classification, and 5 kingdom classification was given by Sir R.H. Whittaker. R.H. Whittaker सर ने 5 kingdom classification दिया था। This is the most acceptable classification system. ये most acceptable classification system अभी तक का रहा। So I hope these concepts, these one-liners are clear to you, and I have tried to give you the answer of the questions which you have asked me several times कि नीट के साथ एमएनएस की प्रिपरेशन कैसे करें और साथ ही साथ मैनेज कैसे करें। और एज प्रॉमिस्ड वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो सीरीज आती रहे, ताकि एमएनएस के लिए जो बच्चे हमारे लाइव कोर्सेज के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं वो यहाँ पे जुड़कर अपनी पढ़ाई को कर सकें। एक बात और बता दूं कि लाइव कोर्सेज में आवर 15 मिनट्स आर डेडिकेटेड टू द करंट अफेयर्स। वहाँ पे डेली के 15 मिनट हमारे जो लाइव क्लासेस के होते हैं वो करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड किए जाते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेम पैटर्न फॉर द वोकैबुलरी सेक्शन एज वेल। तो अगर आप अभी भी हमारे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू। कहाँ से मिलेगा हमारा नंबर? आवर नंबर इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन कंटिन्यूअसली। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा नंबर इजीली
मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन अस देयर. कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट जरूर शेयर करें. एंड वी आर वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी कमेंट बिकॉज ईच एंड एवरी कमेंट इज इक्वली वैल्यूएबल. कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू so much for being with us. Thank you everybody.